तो आज हम बंगाल विभाजन की बात करने वाले हैं। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। उसका जो कार्यकाल था वो 1898 यानी कि 1898 से 1905 1905 के बीच था। वह भारतीयों से घृणा करता था। उसका मानना था कि भारत में जो सभ्यता है, सत्य है और आधुनिक मूल्य हैं, वो यूरोपियों की देन है। वह राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना चाहता था, उसका दमन करना चाहता था। और उसने एक बार कहा कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है, और मेरी यहाँ सबसे बड़ी कामना है कि मेरे कार्यकाल में मैं उसे नपुंसक बना दूं। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। हालांकि बंगाल से असम पहले ही अलग हो चुका था। 1874 में यहां हुआ था, 1874 में। इसे प्रथम बंगाल विभाजन कहते हैं। अब हम यहां देखते हैं कि बंगाल विभाजन के तात्कालिक कारण क्या थे। इस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। इस राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना और हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालना बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था। उस समय के बंगाल में, पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की आबादी अधिक थी और उसकी राजधानी ढाका बना दी गई, जबकि पश्चिम की तरफ, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी अधिक थी और उसकी राजधानी कोलकाता बनाई गई। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का जो कारण बताया वहाँ था प्रशासनिक असुविधा। उसने कहा कि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसकी आबादी 1.8 करोड़ के आसपास है, और इतनी अधिक आबादी वाले क्षेत्र का प्रशासन संभालना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए उन्होंने इसका विभाजन किया है। किंतु वास्तविक कारण था हिंदू व मुसलमानों के बीच फूट डालकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। अब जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की तो उसके उपरांत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक सम्मेलन बुलाया गया और यहीं से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इतने अधिक विरोध के बावजूद लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया। पूरे देश में शोक दिवस मनाया गया। एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी गई, गंगा स्नान करके तिलक लगाया गया, और इससे स्वदेशी आंदोलन और तेज भड़क उठा। बड़े पैमाने पर विदेशी सामानों का विरोध किया गया, बहिष्कार किया गया और स्वदेशी को प्रोत्साहित किया गया। इससे विदेशी उद्योगों का उत्पादन 1/3 से भी कम हो गया, जबकि भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलने लगा। इस आंदोलन में लगभग सभी वर्गों की भूमिका थी। महिलाओं ने विदेशी कपड़ों को पहनने से इनकार कर दिया। महंतों ने विदेशी चीनी से बने प्रसाद को अस्वीकार किया। यहाँ तक कि धोबियों ने विदेशी कपड़ों को धोने से भी मना कर दिया। इस तरह से सभी वर्गों का समर्थन इस आंदोलन को था। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया और पूरे देश में वंदे मातरम गूंज उठा। वंदे मातरम पहली बार
1896 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की और यहाँ उनके एक उपन्यास आनंद मठ का एक गीत है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित हमार सोनार बांग्ला इस आंदोलन का गीत बन गया। वर्तमान में यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। इस आंदोलन के दौरान कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। इस आंदोलन ने भारतीयों में आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा स्वावलंबन की भावना को विकसित किया। उदारवादी तथा उग्रवादी विचारधारा के व्यक्तियों के बीच इस आंदोलन के स्वरूप को लेकर थोड़ा विवाद था और धीरे धीरे वो थोड़ा बढ़ता गया। और इस विवाद को समाप्त करने के लिए 1906 में जो कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता के लिए दादा भाई नौरोजी को बुलाया गया। कोलकाता के 1906 के इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार बताया कि कांग्रेस का उद्देश्य स्वराज एवं स्वशासन प्राप्त करना है। दादा भाई नौरोजी स्वयं उदारवादी नेता थे, किंतु जो उग्रवादी प्रकृति के नेता थे वो भी उनका पूरा सम्मान करते थे। अब बंगाल विभाजन तो हो गया। 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आए तो उनके स्वागत में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन पहली बार गाया गया था। 1911 में ही यह निर्णय लिया गया कि बंगाल का जो विभाजन किया गया था 1905 में, उसका अब एकीकरण कर दिया जाए और जो उस समय ब्रिटिश शासन की राजधानी थी उसे कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया जाए। इस प्रकार 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे तो बंगाल का एकीकरण हो गया और राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।